आज भी हम एक नया विषय लेकर आए हैं जो है काला आजार यानी कि लिशमेनियासिस। तो डॉक्टर, जैसा कि हमने आज का विषय लिया है काला आजार, तो एक तो इसके नाम से ही बहुत ही अजीब शायद ये नाम है और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि काला आजार क्या है। तो उस बारे में आप हमारे लिसनर्स को बताएं। जी ये हमारे जो भारत में भी काफ़ी ये फैली हुई है बीमारी, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में जी। सो वहाँ के लोगों को इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि ये टॉपिक बहुत रेयर है, ऐसा नहीं है जी। सो ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है और ये एक पैरासाइट लिशमेनिया द्वारा कॉज होती है। सो इसका जो वेक्टर है, जो कैरियर है, वो एक सैंड फ्लाई है जी। वो सैंड फ्लाई इज़ अप्रोक्सीमेटली 1/3 द साइज ऑफ ए मॉस्किटो। ओके। सो इतनी छोटी है, 3 मिलीमीटर तक उसका साइज मैक्सिमम हो सकता है जी। सो वो इस पैरासाइट को कैरी करती है और कुछ इसकी स्टेजेस हैं पैरासाइट की और इसकी कुछ सैंड फ्लाई की हैबिट्स और हैबिटेट है जिससे ये बीमारी ह्यूमन बींग्स में फैलती है। ओके। सो इससे ये है कि ये बीमारी के कुछ ऐसे लक्षण हैं और ऐसी मैनिफेस्टेशंस हैं जिसके कारण ये नाम हिंदी में बोला जाता है काला आजार जी। और इसमें एक क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस हैं, एक म्यूकोक्यूटेनियस है और विसरल है जी। और विसरल मैनिफेस्टेशन इसकी काफ़ी डेंजरस है और काला आजार का नाम भी वहीं से ओरिजिनेट होता है जो हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया जाता है जी। और ये बीमारी ऐसा है कि इस वक्त वर्ल्ड में कम से कम 4 से लेके 12 मिलियन जो लोग हैं इससे ग्रस्त हैं। ओके। इन अबाउट 98 कंट्रीज। जी। जी। सो हर साल अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन नए केस आ जाते हैं जो और इनमें से 50,000 के करीब डेथ्स हो रही हैं। सो ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बीमारी है पर हम इसलिए नहीं इससे वाकिफ़ हैं क्योंकि हमारे इस रीजन में जी। जी। नॉर्थ और ये सेंट्रल इधर इस पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा इसका केसेस नहीं आते। जी। जी। और नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी इसमें काफ़ी केसेस आते हैं। ओके। तो इसीलिए डॉक्टर शायद हम लोगों को इस बारे में इतना नहीं पता है क्योंकि ये जैसे आपने बताया कि इस एरिया में ये ज़्यादा नहीं है। तो लिसनर्स, अगर अब आपको पता चल ही गया होगा कि काला आजार क्या है, और भी हम बातें करते हैं डॉक्टर इंद्रपाल से और जानते हैं इसके कारणों के, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो डॉक्टर, जैसे आपने काला आजार को अच्छे से डिफाइन किया और आई थिंक जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उन सबको पता चल गया होगा कि काला आजार क्या है, लेकिन अगर हमें पता करना है कि ये काला आजार ही है तो थोड़ा सा इसके डॉक्टर साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो आप हमें बताएं। जी, ये आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। इसमें ऐसा है कि रिकरेंट फीवर होता है, फीवर उतरता है, चढ़ता है, 1-2 बार पीक्स आती हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस होगा, धीरे धीरे वीकनेस आनी शुरू होगी, मसल मास का लॉस होगा और सबसे बड़ा जैसे क्लिनिशियंस के लिए है कि इसमें स्प्लीनोमेगैली यानी कि स्प्लीन काफ़ी एनलार्ज हो जाती है, मैसिव एनलार्जमेंट हो जाती है स्प्लीन की जी। और लीवर की भी एनलार्जमेंट होती है बट स्प्लीन की जो एनलार्जमेंट है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और क्लिनिशियन स्प्लीन की पैल्पेशन से एग्जामिन करते हुए इससे पहचान सकता है कि ये शायद ये हो सकता है। उसको कंफर्म तो लैब टेस्ट से वो करवाएगा ही। इसके अलावा लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे गांठें बन जाती है शरीर के कई हिस्सों में और सबसे बड़ा ऐसा है कि स्किन में मैनिफेस्टेशन कई बार आ जाती है, जैसे ड्राइनेस आ जाती है, जो स्किन में जो हेयर है वो उनका लॉस हो सकता है और कुछ जैसे जिनकी चमड़ी लाइट कलर की है जी, तो उसमें ग्रेइश डिस्कलरेशन शो होती है हैंड्स में, फीट्स में, एब्डोमेन में, फेस में। और जो हमारा ये इंडिया में ये जो नाम काला आजार मीनिंग ब्लैक फीवर यहीं से आता है। सो इसमें और इसके अलावा इसमें एनीमिया रैपिडली डेवलप कर देता है जिससे पेशेंट के काफ़ी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जी जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि इसमें अनीमिया भी हो सकता है, तो जो अनीमिया होगा तो डेफिनेटली उस इंसान को वीकनेस ज़्यादा रहेगी। तो डॉक्टर, जैसे आपने इसके साइंस एंड सिम्टम्स बताए तो हम डेफिनेटली ये भी जानना चाहेंगे कि इसके होने के क्या कारण हैं। जी, इसमें ऐसा है कि ये सैंड फ्लाई जो है जी, इसका एक मुख्य वेक्टर है जी। उसका एक स्पेसिफिक कुछ जीनस होता है फ्लियोबैटमस अर्जेंटिपिस जी, ये वेक्टर है और ये वेक्टर जब इस बाइट करता है जी, जो सैंड फ्लाई विल बी कैरिंग दी पैरासाइट लिशमेनिया और ये बाइट करेगा किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से, वहाँ से कुछ स्टेजेस उठा के जब नॉर्मल ह्यूमन बींग को बाइट करेगा तो ये ट्रांसमिट होता है इससे। और सैंड फ्लाई के कुछ हैबिटेट्स है जो जहाँ पे इसकी तादाद ज़्यादा होती है जी, जैसे कि वार्म एरियाज हैं, वार्म एंड मॉइस्ट एरियाज है, ट्रॉपिकल्स एरिया हैं जहाँ ट्रॉपिक्स हैं, तो वहाँ पे सैंड फ्लाई की तादाद ज़्यादा होती है जी जी। तो जो ऐसे एरियाज हैं हमारे यहाँ पे देखा गया ये डिजीज़ लिंक्ड है पॉवर्टी के साथ।
जी। जहाँ पे स्टैग्नेशन ऑफ वाटर भी है और ऐसे एरियाज है जहाँ गंदगी भी है, वहाँ पे इसकी ज़्यादा तादाद में केसेस मिल जाते हैं। जी, और सैंड फ्लाई के जो प्रोपगेशन के अनुकूल एनवायरनमेंट होता है जी। सो हेल्दी ह्यूमन इन होस्ट जो होते हैं वो इन्फेक्शन तब उनको होती है जब इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई वेक्टर उनको काटता है और वो कुछ स्टेजेस ट्रांसमिट करता है जिससे ये उनका लाइफ साइकिल पैरासाइट का आगे बढ़ता है। जी। तो डॉक्टर अगर हम आम भाषा में इसको बोलना चाहें तो मतलब कि ये रेत में ऐसे कीड़े होते हैं जो जहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन ज़्यादा होती हैं, और जहाँ पे जैसे रेत वहाँ पे ज़्यादा होती है, या ऐसे कुछ एरियाज हैं? इसमें ऐसा है कि इसके जो हैबिटेट्स में ऐसे एरियाज हैं जैसे कि बरोज हो गए या कुछ ऐसे। इसका सैंड का जो मीनिंग है ये सैंड रेत के साथ जी जी, हम वही जरूर मैं आपका इशारा समझ गया। जो सैंड फ्लाई है इसका ये मीनिंग जो आया है हैबिटेट से नहीं आया है कि सैंड से लिंक है। हाँ जी। तो इसके लाइट कलर के कारण है जी इसको सैंड फ्लाई का नाम है जी। सो मैंने इशारा समझ लिया मैं कि आप सैंड से लिंक कर रहे हो। हाँ जी, क्योंकि आई थिंक ये डाउट जो है डॉक्टर, आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। कई बार कुछ चीजें हम जल्दी में ऐसे नहीं बता पाते कि हमें लगता है कि शायद पता ही हो। हाँ जी। आप पूछते हो तो हम बता देते हैं। जी जी। तो ये सैंड से लिंक नहीं है, इसका सैंड लाइट कलर से लिंक है, नॉट एज ए सैंड एज ए हैबिटेट। जी, आई थिंक डॉक्टर ये जो सवाल था वो डेफिनेटली जो आम लिसनर्स हैं उनके माइंड में भी होगा, क्योंकि सैंड से हम उसी चीज को रिलेट करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इसको सैंड बोला गया तो हो सकता है ये वहीं पे ज्यादा पाए जाते हैं। ये आपने बट इनका जो लिंक है कि ऐसे एरियाज में है जहाँ पे ट्रॉपिक्स में है, वार्म एंड मॉइस्ट एरियाज है, वहाँ पे होता है। और इसके रिस्क फैक्टर्स यही हैं कि पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, और जहाँ रैपिड डिफॉरेस्टेशन हुई है और अर्बनाइजेशन हो रही है उस जगह पे ये पाया जाता है ज्यादा। तो डॉक्टर अगर हम इसका डायग्नोसिस हमें करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्लिनिकल डायग्नोसिस की भी बात करेंगे जी। तो ऐसा केस फीवर का जिसमें मोर देन 2 वीक्स ड्यूरेशन हो और जो नॉर्मल इसके क्योंकि सिम्टम्स वेक्टर बॉर्न डिजीज से मिलते हैं कि एंटी मलेरियल्स को या एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो जी, और उसकी जो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में एनीमिया या ल्यूकोपीनिया यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की कमी होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट गिरना, तो ऐसी चीज़ें आई तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। सो कंफर्म करने के लिए हम लैब डायग्नोस्टिक जो टूल्स हैं उनको यूज़ करेंगे। उसमें सीरोलॉजी टेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि जो मुख्यतः इसका डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है इसमें जी। सो दैट इज़ परफॉर्म, तो उसमें से हमें एक इंडिकेशन पता लग जाती है कि किस प्रकार की एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है और IgG इन्वॉल्व है कि IgM जी। इसके अलावा जो इसका काफ़ी रिलायबल टेस्ट है वो पैरासाइटिक डेमोस्ट्रेशन है जी। वो बोन मैरो में, स्प्लीन में या लिम्फ नोड एस्पिरेशन और या कल्चर मीडियम के थ्रू किया जाता है, वो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है जी। और इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी हाई मानी जाती है। बट ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक से ही किया जाता है जो कि एक स्किल्ड जो प्रोफेशनल होगा वही कर सकता है, जो बोन मैरो एस्पिरेशन स्प्लीन से या लिम्फ नोड से एस्पिरेशन जी। सो ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड है इस टेस्ट का, बट जहाँ पे अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है वहीं ये किया जाता है जी। सो ये कुछ टेस्ट हैं जिससे हमें कुछ डायग्नोसिस में मदद मिलती है जी जी। तो डॉक्टर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने इसका डायग्नोसिस के बारे में बताया, तो क्या डॉक्टर ये किसी भी एज ग्रुप के इंसान को हो सकता है या कोई पर्टिकुलर एज, मान लीजिए कि बच्चों को एज जल्दी कैच करता है या एज्ड इंसान को, एज्ड जो लोग हैं उनको ज़्यादा ये कैच करता है, ऐसा कुछ है या किसी को भी कर सकता है? ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट जो जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है जी, उनको ये जल्दी कैच हो सकता है, मतलब जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। और आजकल तो रिसेंट स्टडीज में जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं जी, जैसे सबको पता है उनकी इम्यूनिटी काफ़ी रिड्यूस हो चुकी होती है, गिर चुकी होती है, उनको काला आजार की इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जी। तो इस ऐसे स्थिति में उनको अपना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये तो हमने एक बड़ी बात की है, बट इवन अदरवाइज हमें इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए जनरल इन्फेक्शन को फाइट करने। जी जी। तो डॉक्टर जैसे आपने इसका डायग्नोस बताया और हम बात कर रहे थे कि ये कौन से एज ग्रुप में होता है, लेकिन आई थिंक जैसे आपने बताया कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है, उनको ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो डॉक्टर अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे इंडिया में ये किस हद तक फैला हुआ है या कितना ज़्यादा है ये? इसमें ये है कि हमारे यहाँ पे
जो ईस्टर्न स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट या ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, इनमें ये ज़्यादा एंडेमिक है, मतलब कि इसमें ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। और इसमें से डिस्ट्रिक्ट्स भी आइडेंटिफाई की जा चुकी है कि नेशनल जो प्रोग्राम के अंडर कि 54 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एंडेमिक है, ओके, जहाँ पे ये केसेस मिलते ही मिलते हैं, हर साल मिलते हैं। सो ये इसमें इस वक्त प्रेजेंटली 165.4 मिलियन पॉपुलेशन जो रिस्क पे है इन 4 स्टेट्स में ही। और मोस्टली पुअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स की जो पॉपुलेशन है, जो रूरल एरियाज में है, वही इससे इफेक्ट ज़्यादा हो रही है। जी जी। तो डॉक्टर, अगर मान लीजिए हम अपने चंडीगढ़ की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ में ये कितना हो सकता है? अभी चंडीगढ़ में इसके कोई केस नहीं होते, पर स्पोरेडिक केस आ सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए ना कि हमारे यहाँ माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आती है। हाँ जी। अगर वो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और किसी हालत में सैंड फ्लाई की यहाँ पे अकरेंस हो जाती है, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे को फैल सकता है। तो किसी इंसान से भी हो सकता है ये? एक इंसान से इंसान को नहीं, थ्रू सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई विल बाइट दो इन्फेक्टेड पर्सन, उससे वो ट्रांसमिट कर सकती है, अनइन्फेक्टेड है। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर, क्या ये बहुत ज़्यादा घातक प्रॉब्लम है कि इससे लोगों को डरना चाहिए या उनको डरना नहीं चाहिए, ऐसा क्या? नहीं, इसमें जो ऐसा है कि ये ट्रीटेबल है जी, बट इसकी कुछ फॉर्म्स है, पर्टिकुलरली जो विसरल लिशमेनियासिस, जो काला आजार की विसरल लिशमेनियासिस फॉर्म है, वो थोड़ी ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है। उसमें विसरा जो ऑर्गन्स की स्प्लीन, लिवर वगैरह की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा पाई जाती है, और वो हमारे एक जैसे स्प्लीन का एक रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, उसका पार्ट है जी, हमारी इम्यूनिटी से भी लिंक्ड है, तो उसके डैमेज होने से हमारी पूरी बॉडी को खतरा रहता है जी। सो इसलिए ये वाले जो कुछ इसकी खास किस्में हैं वो ज़्यादा घातक है। सो इसमें एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। जी जी। बाकी जो उसका एज सच इंडिया में एक नेशनल प्रोग्राम चला हुआ है इसके एलिमिनेशन के लिए, उसके अंडर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। ओके, इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है, इसके इलाज के बारे में आप हमें बताएं। इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जैसे नेशनल एलिमिनेशन प्रोग्राम ऑफ काला आजार के अंडर है जी, तो उसमें एज सच प्रेजेंटली सिंगल डोज ट्रीटमेंट भी आ चुका है। उसको हम कहते हैं लैम्ब, LAMB। उसका माने है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B। सो 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट से वो दिया जाता है जी। और कुछ कॉम्बिनेशन रेजिमेंट्स भी है, कुछ ड्रग्स हैं, मिल्टीफोसिन और पैरोमाइसिन, और एम्फोटेरिसिन B के इमल्शंस यूज़ किए जाते हैं, और या अकेला मिल्टीफोसिन। सो ये सारा ट्रीटमेंट एक रेजिमेन के दौरान अंडर दिया जाता है पेशेंट्स को जी। और इसमें एक कंडीशन है, इसमें पोस्ट काला आजार डर्मल लिशमेनियासिस, उसके लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट की लाइन डिफरेंट हो जाती है और थोड़ा लंबा चलता है, और ये ड्रग्स लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन और मिल्टीफोसिन दोनों दिए जाते हैं, और एम्फोटेरिसिन के कुछ सॉल्ट स्पेशलाइज्ड है वो भी दिए जाते हैं WHO की गाइडलाइंस के। और इस चीज़ में एक चीज़ हमें थोड़ी सी ये है कि जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को मिल्टीफोसिन वगैरह नहीं दी जाती, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को। सो क्लिनिशियन इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो अपनी हिस्ट्री में पूछ लेते हैं, सो वो उनको अल्टरनेटिव ड्रग्स दिए जाते हैं। जी जी। तो डॉक्टर, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने प्रेग्नेंट महिलाओं की बात की, अगर मान लीजिए उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है तो इससे क्या बच्चे पर भी कुछ असर पड़ सकता है? एज सच तो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, अगर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए जी। अगर अनट्रीटेड होगा तो इसमें पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बच्चे पे फर्क पड़ सकता है। जी। तो लिसनर्स, जैसे कि डॉक्टर ने हमें बताया कि इसका ट्रीटमेंट है, और अगर आप सही वक्त पर डायग्नोसिस करवा लेते हैं तो डेफिनेटली इसका इलाज अच्छे से होगा और आप एक सेहतमंद जिंदगी जिएंगे। तो डॉक्टर, डेफिनेटली हम इसके प्रिवेंशंस के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, इसके प्रिवेंशंस क्या क्या है? इसकी प्रिवेंशन कुछ स्ट्रेटजीज के अंडर की जाती है, जैसे इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट की जाती है, जिसमें रेसिडुअल स्प्रेइंग की बात करते हैं हम जी। और कुछ इसमें हम ये जो इसके मैश वर्क, जिसको हम जाली जैसे कहते हैं, मॉस्किटो नेट्स होते हैं, ये कुछ खास किस्म के नेट्स हैं जो गवर्नमेंट NVBDCP नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत वहाँ कुछ इलाकों में फ्री बांटती है जी। जो ऐसे स्पेशलाइज्ड नेट होते हैं जो इंसेक्टिसाइड लाइंड नेट्स होते हैं। ओके। सो इसमें इंसेक्टिसाइड इम्प्रेग्नेटेड होता है नेट्स में ही जी। तो उनके वो 2-3 साल के लिए उनकी एफिकेसी है, वो यूज़ किए जा सकते हैं। सो उसका कुछ रिक्वायर्ड साइज होता है और उसकी कि कब यूज़ करना है, ये सब उनको ट्रेन किया जाता है जी। सो इसके अलावा जो हम हाउसेस को स्प्रे किया जाता है करते हैं वहाँ पे, और कुछ एनिमल शेल्टर्स को हमें निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि सैंड फ्लाई के हैबिटेट्स में एनिमल शेल्टर्स और ये बरोज वगैरह आते हैं और उसका बिहेवियर कुछ
ऐसा है कि वो हॉप करता है, ओके जंप करता है वो। जी सो इसके स्प्रे का लेवल कुछ फीट ऊपर होता है जी जो ज़मीन से। जी सो ये छोटी छोटी बातों से जो हमारे हेल्थ पर्सनल है या जो हमारे बेलर्स हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है, जी सो डैट कि ये वेक्टर अपने ज़्यादा नुकसान ना करे। जी और इसके जो हैबिट्स में भी या ध्यान रखना है कि ये डॉन और डस्क में जो इसकी बाइटिंग टेंडेंसी है वो उसका भी ध्यान रखते हैं। जी सो नाइट की बजाय तुम डॉन और डस्क इस टाइमिंग पे ज़्यादा अपने प्रिवेंटिव स्टेप्स लीजिए जी कि अपने घरों की जाली उस समय लगी हो जी और नेट्स का यूज़ प्रॉपर हो। ये प्रॉपर सारे सफाई रखें, मतलब एक हाइजीन घर हाइजीन भी रखें। है और इसके अलावा कि प्रॉपर यूज़ ऑफ नेट्स वगैरह कैसे करना है ये जी। भी पता होना चाहिए और किस टाइमिंग पे इसका बाइटिंग बिहेवियर है जी। ये लोगों तक हेल्थ वर्कर्स पहुंचाएंगे तो ज़्यादा अच्छा जी आई थिंक डॉक्टर ये भी कहा जाता है कि शाम हम सोचते हैं कि रात को मच्छर ज़्यादा आते हैं, लेकिन आई थिंक शाम को, दोपहर और शाम को। जी जी तो लिसनर्स, जब आपको पता चल गया होगा कि आपने प्रिवेंशंस कैसे करने हैं, और डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जैसे डॉक्टर ने हमें बताया कि आपने डस्ट का और अपनी जो आप जालियाँ जो हैं उसका आपने कैसे अच्छे से प्रॉपरली यूज़ करना है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं डेफिनेटली जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको आप रेडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारा जो आज का विषय है उस पर, जो कि है काला आज़ार यानी कि लिशमेनियासिस पे? जी, एक तो जो प्रिवेंटिव स्टेप्स मैंने इनुमरेट किए हैं उनका ध्यान रखें जी। और जो खास तो जो लोग यहाँ चंडीगढ़ में नॉर्थ ईस्ट से आते हैं या ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, वो अगर वो कुछ सुन रहे हो प्रोग्राम तो वहाँ अपने जो वहाँ पे रहने वाले हैं घर में, जो अपने विलेज में उनके जो जानने वाले रहते हैं उनको ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि किस तरह इसका बाइटिंग बिहेवियर है, किस तरह इसके हैबिटेट्स हैं, और जो ये नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम और जो इस पर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम बना हुआ है एलिमिनेशन फॉर काला आज़ार नेशनल प्रोग्राम, तो उसके अंडर वो इनको ILN जैसे कहते हैं, इंसेक्टिसाइड लाइंड नेट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी है जी। वो वहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल करने में उनकी काफ़ी मदद हो जाएगी इस डिजीज़ से बचने के लिए। जी जी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने काला आज़ार यानी कि लिशमेनियासिस पर इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू।